इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक आ गया था, तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अगर ऐसा आया होता, मान लो ऐसा आया होता, तो फिर हम यहाँ से x और y की वैल्यूज निकाल देते, ये यूनिक सॉल्यूशन होता। तो हम लोग क्या करते हैं, ये x की वैल्यू निकालते और यहाँ से y की वैल्यू निकालते। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। चलो, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करें क्या? यस सर। सर जैसे ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिखाने, इसके बाद फिर x और y की वैल्यू तो निकल गई ना? आप नहीं निकाल सकते x y की वैल्यू ऐसे करके, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो? माइक ऑफ कर लो प्लीज, माइक ऑफ कर लो जहाँ से डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं एक ऐसे लाइन बनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक लाइन बनाया, इसका नाम रखा ए बी, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये रखा मैंने सी डी, और ये 5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ रखा। ये दिखाई दे रहा सभी को? यस सर। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया, ये मैंने तुम्हारे सामने बनाया, ए बी 5 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है, इरेज कर दिया। अब मान लो इरेज करने के बाद कोई क्लास में आता है, अभी कोई क्लास में आता है, और मैं उससे कहता हूँ कि एक लाइन है ए बी 5 सेंटीमीटर की और एक लाइन है सी डी 5 सेंटीमीटर की, तो क्या वो बता पाएगा कि ए बी कौन सा था, सी डी कौन सा था? नो सर। नहीं सर। इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं हम? आपने पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंट। यस सर। यस सर। यस सर। आपने पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि जब आपको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन ना दी जाए और आपके पास 2 या उससे अधिक चीजें रख दी जाए और आप किसी भी रूप में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। मान लो जैसे जुड़वा भाई हैं, है ना, वो बिल्कुल एक जैसे, उनकी आवाज, शक्ल, अकल, हाइट, लेंथ, ब्रेथ सब कुछ एक जैसा है, उनको सामने खड़ा कर दिया जाए, आप नहीं बता सकते कि कौन कौन है, ठीक है, खासकर जब आप पहली बार उनको देख रहे हो। तो ऐसी चीजों को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो इस तरह की चीजों का इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। यानी कि जब आप डिफरेंशिएट ही नहीं करोगे तो उनके बीच में सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये भी है कि सॉल्यूशन नहीं निकलता है से मतलब ये भी है कि हर पॉइंट सॉल्यूशन, ठीक है, हर पॉइंट ही सॉल्यूशन। जैसे कि ये एक लाइन हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 मान लिया, दूसरा मान लिया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 मान लिया, इसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया, फिर एक के ऊपर एक रख दिया, उनका स्लोप भी सेम है, उनका इंटरसेप्शन भी सेम है। चलो मैं तो दिखा रहा हूँ तो अलग अलग थोड़ा आपको दिख रहा है, और एक्चुअली में एग्जैक्टली वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो आप बता नहीं सकते कि कौन सी लाइन पहले ड्रॉ की थी, है ना। मतलब कि मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताओ कि मैंने x प्लस वाई प्लस 1 को पहले ड्रॉ किया, उसके ऊपर 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 ड्रॉ किया, या 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 को पहले ड्रॉ किया और उसके ऊपर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को ड्रॉ किया, आप बता सकते हो क्या? नो सर। नहीं बता सकते ना। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हर पॉइंट पर वो दोनों एग्जैक्टली एक जैसे हैं, हर एक स्थान पर एक जैसे हैं। जब हर स्थान पर एक जैसे हैं तो हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है। आप अलग से x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकाल सकोगे, है ना, ठीक है। आप देख सर सकते तब हैं। फिर आप क्या कर रहे थे कि x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालना है? हाँ, ये तो ये कह रहा था ना मैं, ये वाले कह रहा था ना, अलग अलग निकालते हैं ना ग्राफ बनाने के लिए। जब कंबाइन करोगे तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? देख लो यहाँ पर, यहाँ पर x प्लस वाई क्या है, 1 है, तो x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरे इक्वेशन में x की जगह ऐसा लिख दो, सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ये 3 कैंसिल,
माइनस सी वाई प्लस सी वाई कैंसिल, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं आया, ठीक है, ये सही है ना, ये ट्रू है। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि हमारे पास स्टार्टिंग इक्वेशन ये थी या ये थी या फिर ये थी, सभी आपको सेम रिजल्ट ही देंगे, 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ अभी? यस सर। है ना? यस सर। इसका मतलब है कि जब आप इनको सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली, है ना, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, तो फिर आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो 0 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा, जो कि सही है। 0 0 के बराबर तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इससे हम ये नहीं पता कर सकते कि मेरा स्टार्टिंग इक्वेशन क्या था, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन रहेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा या इन जनरल कोई भी मल्टीपल रहेगा, तो सब कुछ सेम रिजल्ट ही देगा, है ना, ठीक है। तो आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो गया कि जहां पर a1/a2 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू c1/c2 इस तरह के फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखा है, तो आप उनको अलग अलग लिख करके ग्राफ उनका अलग अलग लाइन बना सकते हो। लेकिन एक साथ जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, तो आपको अलग से x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी। अलग से x y की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हर पॉइंट आपका x और y हर पॉइंट सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि वो एक के ऊपर एक ही है, ठीक है। यस। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये समझ लो। जैसे आपने एक लाइन बनाया है, ये दूसरा लाइन ये बनाया, तो सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा कि जब आप इस लाइन पे चलते जाओगे ऐसे, तो एक पॉइंट आएगा कोई भी एक्स वाई, जब इस लाइन पे चलते जाओगे उसी पॉइंट से ये भी पास होगा, है ना। यानी ये जो है एक्स कॉमा वाई एक यूनिक पॉइंट है जो इस लाइन पे भी लाइक कर रहा है और इस लाइन पे भी लाइक कर रहा है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस पर भी लाइक करेगा और इस पर भी लाइक करेगा। तो इसको पहचानना बहुत आसान है ना। लेकिन अगर इसके और इसके मतलब ये जो गड़बड़ बना दिया, इसकी और इसके बीच में देखोगे आप अगर, तो हर पॉइंट ही एक्स वाई है जो एक दूसरे के ऊपर में, तो आप अलग से उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर। है ना? यस सर। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जैसे आप चाइना में चले गए, है ना, चाइना गया है कोई? तो अगर कभी चाइना में गए, है ना, वहां पे किसी भूले सर गए थे तभी तो कोरोना आया। तुम गए थे चाइना, तुम लाए हो क्या? सर कुछ लोग गए थे। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो ना, मैं कह रहा हूँ कि चाइना अगर जाओ कभी, तो वहां पर कभी भीड़ में जाओगे, तो वहां पर तुम्हें हर आदमी एक जैसे ही दिखाई देगा, तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन, जिसको तुम खोज रहे थे वो एक्चुअली में कौन सा था, ठीक है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक यूनिक आदमी तुम्हें आसानी से दिख जाएगा, है ना। लेकिन चाइनीज का जनरली क्या होता है कि रंग काफी मिलता जुलता है एक दूसरे से। यहाँ पर भी कुछ ऐसी बात है, यहाँ पर एग्जैक्टली एक जैसा है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यूनिक में क्या होता है कि एक ही पॉइंट रहेगा जो कि दोनों लाइन पर कॉमन होगा। और जब पैरेलल की बात करोगे तो दोनों में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, जैसे एक्स कॉमा वाई वो केवल इसी पॉइंट पर लाई करेगा, और यहाँ पर x1 कॉमा y1, और कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो इस पर भी लाई करे और इस पर भी लाई करे, है ना। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये पैरेलल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ग्राफिकली इसका मतलब ये होता है। तो इसके बाद आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। ये जब समझ में आ गया फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन को फिर देखो, समझ में आ रहा है क्या? और एक बार क्या कहना चाहता है?
ये कह रहा है अभी हाँ। वही 10-15 मिनट। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। चलो ठीक है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन की बात कर रहा है, तो पहले अपन ने रेक्टेंगुलर गार्डन को बना लिया इस तरह से। ऐसा बना, ये मान लो L है, ये मान लो B है। ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। तो ये बताओ इसके लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं हम? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसके लिए क्या इक्वेशन आएगा? सर x is equal to L y equal to plus 4. 4b। ये x तो है ही नहीं इसमें, L और B है ना। L इज इक्वल टू सर L equal to 4b। L is 4b equal to 4b. 4b Equal to 4 plus b ना. हाँ 4 प्लस b सर 4 plus 4 B। plus b. है ना, ये इक्वेशन बनेगा। समझ में आया? ये कह रहा है Yes sir। वो विड्थ से 4 ज्यादा है, यानी विड्थ अगर आपको पता है उसमें 4 ऐड कर दोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा Yes sir। दूसरा क्या है? ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2L plus Length of b। the boundary of हाँ। rectangle. 2 into L plus b. हाँ, तो पेरीमीटर आपका इन जनरल क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे खड़े हो गए, ये होता है ना, किसी भी पॉइंट पे खड़े हुए, वहां से जो आपका पेरीमीटर सर उसकी बाउंड्री। तो उसकी बाउंड्री उस पे चल के जाओ, जो आपने डिस्टेंस कवर किया उसी को उस फिगर का पेरीमीटर कहते हैं। तो ये आप देख लो, आपका पेरीमीटर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि L प्लस बी, फिर से L चलोगे आप, फिर से B चलोगे, तब वापस पहुंचोगे, तो ये क्या आ 2L जाएगा? plus 2 B। into L plus B, है ना। और आपको क्या दे रखा है? गिवन क्या है? इसका हाफ, यानी 2 into L plus B का हाफ, J इक्वल टू 36 है। इसको कैंसिल कर दिए तो यहाँ से आपका L प्लस बी क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ये ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आ गया? Yes sir. है ना। ये अगर समझ में आ गया तो इसके एक स्टेप आगे भी हम जा सकते थे। हम यहाँ से सर ये जो L plus b equal to 36 है, ये क्या है? ये तो दे रखा है ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। ये कह रहा है कि जो भी आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर का आधा 36 मीटर है, यानी उसका पेरीमीटर 72 है, ये दे रखा है। ठीक है, पेरीमीटर आपको 72 दे रखा है, यानी 2 into L plus B आपको ये 72 दे रखा है, तो वहां से हमने L plus B 36 निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो फिर मैं यहाँ से लेंथ क्या लिख सकता हूँ? 36 माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूँ, और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 में LHS क्या है? सेम है, L है, तो RHS भी सेम होगा। तो RHS अगर सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 प्लस बी इज इक्वल टू 36 माइनस बी। तो यहाँ से 2b क्या हो जाएगा आपका? 36 माइनस 4 यानी कि 32। तो यहाँ से b क्या हो जाएगा आपका? 8। ठीक है, So 16 ना. अच्छा 2b है ना, सॉरी Yes sir. 2. 2b है ना, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। ये अब आपके पास Yes, ये sir. है ना, b आपको पता है, तो L निकाल लो। L निकाल दिया, 36 माइनस 60, तो L क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। 20 meter. है ना? देख लो यहाँ से b प्लस L क्या था? 36 था ना, आ गया ये 20 प्लस 16 36 आ गया। दूसरा क्या था आपका कि जो विड्थ है उसमें 4 ऐड करोगे तो लेंथ आ जाएगा। तो देख लो यहाँ भी आ रहा है, पहले यही था ना, L इज इक्वल टू 4 प्लस बी था, यहाँ भी देख लो 16 में 4 ऐड किया तो 20 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? लेंथ 20 और विड्थ उसका 16। ऑफ कोर्स मीटर्स में है ना, यूनिट के साथ हम नीचे लिख देंगे। देखो v is equal to 16 meter and
लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हो गया मेरा, ठीक है। ये क्लियर है Yes, sir. है ना? ठीक है। तो इसमें हमें ग्राफिकली नहीं कहा था, आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पर इसने हमसे कहा नहीं था, हमसे सिर्फ यही कहा था फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो जब भी आपको इस तरह की बात कर रहे तो हम ग्राफिकल मेथड से बचने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफिकल मेथड में पहले टेबल बनाओ, 2 टेबल बनाओ, फिर ग्राफ पेपर रखो, उसके बाद ग्राफ्स को प्लॉट करो, फिर वहाँ से सॉल्यूशन निकालो। इतने में इस क्वेश्चन को तुम 4-5 बार कर सकते हो, 2 लाइन में आराम से अलजेब्रिकली इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सर मतलब एल्जेब्रिक मेथड ग्राफिकल मेथड के बाद आया था। देखो एक ही चीज़ है दोनों, लेकिन ग्राफिकली का मतलब क्या हो गया कि प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो सिंपल ज्योमेट्री होती है ना, सिंपल ज्योमेट्री होती तब तो तुमने तुरंत ऐसे लाइन बना दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि वहाँ पर ये सिंपल ज्योमेट्री नहीं है, आपको पूरी एक्यूरेसी से बनाना होगा। यानी कि अगर आप पहले लाइन के लिए 1 यूनिट को मान रहे हो 1 सेंटीमीटर, ऐसा मान रहे हो, तो दूसरे जब लाइन बनाओगे उसके लिए भी यही डायमेंशन आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। तो इतनी एक्यूरेसी आपको ग्राफ पेपर पे ही मिल सकती है। आप पेन और पेपर से नॉर्मल पेज पे बनाओगे तो इतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो मजबूरी है कि ग्राफ पेपर पे बनाओ, तो इसीलिए वो कष्ट होगा। जहाँ तक पहले आने की बात है वो दोनों एक ही चीज़ है। अब ये तो बताना संभव नहीं है पहले कौन आया था। मेरे ख्याल से जब तक आपको, जैसे आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती बोलना, आप उसको लिख नहीं सकते, तो जब तक आपको इक्वेशन लिखना नहीं आता आप उसको ड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली पहले अलजेब्रा आया होगा, उसके बाद ज्योमेट्री आएगा। ठीक है। क्योंकि आप ड्रॉ कैसे करोगे जब तक आपको ये पता ही नहीं है, इसको ड्रॉ कैसे करोगे, है कि नहीं? ठीक है। यस सर। Yes. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं ये क्या कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन आपको दे दिया गया है। लीनियर इक्वेशन इस टाइप का है कुछ, 2x + 3y - 8 = 0। तो a इसका लिख दिया मैंने, a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 3, c 3 = -8। यहाँ तक ठीक है? -8. चलो, यहाँ तक सभी को पता है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। आगे ये कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। एक्चुअली मैंने पहले ही पढ़ लिया था कि अनदर लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। वरना आप कह सकते हो कि जब लीनियर इक्वेशन दे ही रखा है तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई, है ना। तो इसीलिए पढ़ी क्योंकि आगे में कुछ ऐसा कह रहा है कि एक और लीनियर इक्वेशन फाइंड करो 2 वेरिएबल्स में। ठीक है। सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज, इस तरह से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए। तो पहला क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, a1/a2 is not equal to b1/b2। ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होना चाहिए। ये सभी को याद है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अगर याद है तो आपने कोई भी वैल्यू रख ली, मान लो आपने स्टार्ट किया 4x से, मान लो, तो a1/a2 कितना आ गया देखो तो, हाफ आ गया। यस सर। तो अगर a1/a2 आपका हाफ आ गया, a1/a2 सर ये अगर 4x half, कहाँ रखेंगे? बता रहा हूँ मैंने ऐसे ही माना, तुम कुछ भी मान सकते हो। अच्छा तुम बताओ क्या मानना चाहते हो, मैं वही रख देता हूँ। सर मतलब ये रखेंगे कहाँ, जो जो भी a2 में। a2 में रखेंगे। देखो हमको क्या करना है, देखो हमको एक दूसरे लाइन का इक्वेशन लिखना है ना, ये ठीक है। तो उसका फॉर्म भी तो ऐसा ही होगा ना, ax + by + c = 0 ही तो होगा, यही होगा ना। a को मैंने 4 मान लिया, कुछ तो मानता, मैंने 4 मान लिया, ठीक है। तुम 2 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 4 मान लिया, ठीक है। तो वहां से a1/a2 हाफ आ गया। अब ये इंटरसेक्टिंग होगा, इसका मतलब b1/b2 हाफ नहीं होना चाहिए। तो b1 मेरे पास क्या है, 3 है, 3। तो हाफ कब होता, जब यहाँ पर 6 होता, तभी हाफ होता ना।
Yes, sir. तो यहाँ पर आपने 6 को छोड़ करके कुछ भी रख दिया, कुछ भी रख लो 6 को छोड़ कर, क्या रखना चाहोगे? 9. 9. 9 रख दिया, तो यहाँ पर 9y लिख दिया, ठीक है। और c की यहाँ पे बात नहीं होनी है, तो c कुछ भी रख दो, -80 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, c से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहीं पर बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हमने क्या किया, हमने बेसिक जो कंडीशन होता है उसको ध्यान दिया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। a1/a2 निकाल लिया, इतना ध्यान में रखा कि b1/b2 हाफ नहीं होना चाहिए, उसके लिए b1 पता है, b2 हाफ होने के लिए 6 ही हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता है, तो 6 की जगह कोई भी वैल्यू रख करके चेक कर ली, c कुछ भी रख सकते हो। दूसरा कहता है पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस था। तो हमारे पास पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, याद है किसी को? A1/A2 is equal to A1 by B1/B2 is not equal to C1/C2. Equal to, not sir. equal to देखो नॉट इक्वल टू C1/C2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ता है ना, इस मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, सिर्फ इस रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है ना, इस रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब a1/a2 फिर से यही मान लो, 4x मान लो, तो a1/a2 क्या हो गया, हाफ हो गया। अगर मैं 4x रखता हूँ, Yes, sir. a1/b2 हाफ हो गया, तो b1/b2 को हाफ करने के लिए क्या रखना पड़ेगा? 6. 6. ठीक है, 6. 6. ये ठीक है। अब Yes, sir. C1/C2 क्या है, -8 है, तो -16 को छोड़ करके C2 कुछ भी रख सकते हो, मान लो माइनस 24. कितना 24, ठीक है, रख दिया, ऐसा रख दिया, ये हो गया आंसर, ठीक है, ये क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हर बच्चे का आंसर अलग आएगा। मैंने 4x माना, मान लो कोई ऐसा मानता, सेम ही मान लेता 2x + 3y, मान सकते हैं a1/a2 1 है, b1/b2 भी 1 है, यहाँ पर कुछ भी मान लिया ऐसा, ये भी सही है, यानी कि कुछ भी आंसर हो सकता है। तो ऐसा मत सोचने लगना कि अच्छा इसका आंसर तो ये आया है, मेरा तो ऐसा आ रहा है, नहीं, सबका आंसर सेम हो सकता है, कुछ मतलब अलग हो सकता है ना, ये आपको खुली छूट दे रखी है, आप कुछ भी लाओ, सिर्फ इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगर समझ में आ गई तो आखिरी पार्ट फिर यहाँ पे -1 क्यों लिखे हैं? ऐसे लिखा है, 2x + 3y ऐसे minus. लिखा मैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास पहली लाइन थी ये, मैंने a1/a2 b1/b2 सेम रखा, तो 3x + 2y रखा, यहाँ पर मैं कुछ भी रख सकता था, मैंने 1 रख दिया, 8 को छोड़ करके कुछ भी रख सकता था, अगर यहाँ भी 8 रखता तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 सभी बराबर हो जाते, ठीक है। मुझे यहाँ पर इसको इनवैलिड करना था, तो कुछ भी रख दिया 8 के अलावा, ठीक है। सर ये वाली लाइन आई कहाँ से? यहाँ पे तो खत्म हो गया ना आंसर, मैं -24 एग्जांपल is दिखा equal to रहा था 0 कि पे. जैसे तुमने सॉल्व किया तो ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है, ठीक है ना। Yes, sir. मान लो तुम्हारे पीछे एक बच्चा बैठा है, उसने बोला नहीं मैं a1/a2 और b1/b2 का रेशियो 1 रखूंगा, तो कुछ भी रख सकता है ना, उसने ऐसा रख लिया, Yes. उसका भी ठीक है, यहाँ तक तो a1/a2 1 है, b1/b2 भी 1 है, दिख रहा है Yes, sir. है ना। अब c1/c2 1 नहीं होना चाहिए, तो उसने c2 की जगह कुछ भी रख दिया 8 के अलावा, ठीक है। अच्छे से. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 बच्चे जो है सभी का आंसर अलग अलग है, ये मेरा कहने का मतलब है। ये समझ में आ गई बात? आ गई ना? Yes, sir. लास्ट है कोइंसिडेंट लाइंस, इसके लिए बता दो आप। A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. ये कहानी होनी चाहिए, तभी आपका ये कोइंसिडेंट होगा, वरना नहीं होगा। गिवन लाइन क्या है? गिवन लाइन है आपका मेरे ख्याल से 2x + 3y
माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी एक नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, किसी भी एक नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब रेशियो निकालोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ। सर वही इक्वेशन पूरा। हाँ कोई बात 2 से ही कर दिए। 2 से ये भी सही है, तुम 2 से करना चाहते हो तो ये भी सही है। 4x + 6y - 16 = 0। तो 3 से करना चाहे तो वो भी सही है, 3 से करेगा तो 6 से आ जाएगा इधर, 6x + 9y - 24 = 0 एंड सो ऑन। ये सारे सही हैं। देख लो a1/a2 का जो भी रेशियो आएगा वही b1/b2 का भी आएगा, वही c1/c2 का भी आएगा। क्लियर है? यस सर। ये आपको समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से? यस सर। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। चलो वेरी गुड। इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, ये कर सकते हो क्या आप खुद से बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा क्या? पढ़ो तो। ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0। मतलब दो इक्वेशन दे रखा है, आपको उसका ग्राफ बनाना है। आप बना सकते हैं, हमने सीखा है, टेबल बना करके ग्राफ बना लिया। फिर कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ये आप खुद से कर सकते हो, कर सकते हो, बोलो जल्दी। सर मतलब कि जो दोनों एक्सिस रहेंगे उसको जब ज्वाइन करेंगे तो सर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। नहीं, ये देखो क्या डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। यानी कि मान लो लाइन ऐसा बन गया, ये तुम्हारा ऐसा है, एक लाइन ऐसा बना, दूसरा लाइन मान लो ऐसा कुछ बना, तो ये आपको ट्रायंगल बन गया ना। दोनों लाइंस जो है ये L1 है, ये L2 है और ये आपका x एक्सिस है। तो आपको ये तीनों कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं और फिर आपको इसको शेड करना है। ये समझ में आया क्या करना है? यस यस सर। सर। दोनों लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो ये वाला पॉइंट होगा, मान लो A। दोनों लाइंस की इंटरसेक्टिंग पॉइंट A होगी। L1 जब x सॉरी y = 0 से इंटरसेक्ट करेगा तो ये पॉइंट B होगा। L2 जब इसे इंटरसेक्ट करेगा तो ये C होगा। इसका मतलब क्या है, मैं अगर आपको बता दूं क्वेश्चंस क्या थे, x - y + 1, मान लो L1 ऐसा है, x - y + 1 = 0। तो क्या दे रखा है आपको, 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12। 3x + 2y - 12 = 0। आपको पहले तो ग्राफिकली इनको सॉल्व करना है टेबल बना करके, तो आपको पॉइंट ए मिलेगा। ठीक है, वो आप करोगे, नॉर्मल मेथड है जो आपने पढ़ा है। ये बी और सी कैसे निकालेंगे, तो L1 की बात करो, x - y + 1 = 0 एट पॉइंट बी। जब लाइन L1 पॉइंट बी पर पहुंचेगी तो y की वैल्यू क्या होगी, जब लाइन L1, ये लाइन L1 है, जब पॉइंट बी तक पहुंचेगी तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? सर 0 होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि y की वैल्यू क्या हो गई, हाइट हो गई। तो x एक्सिस को y = 0 लाइन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो कोई हाइट ही नहीं है, ये तो यहीं पर है, यस ये तो 0 होगा ना। सर 0 कैसे होगी? कुछ ना कुछ मतलब वैल्यू तो होगी ना y। इधर देखो, इधर देखो, एक्स में चला ही नहीं तो कैसे होगा। देखो ये इसमें समझो, इसको ये है 0 पॉइंट, ठीक है, ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट जब हम बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है ना आपका x एक्सिस से कितना ऊपर गया, परपेंडिकुलरली कितना ऊपर गया, वही उसकी हाइट होती है।
तो जब वो यहाँ पर ही है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मान लो एक पॉइंट ये है, मैं तुमसे पूछूं कि ये जो पॉइंट है ए, ये एक्स एक्सिस से कितनी ऊंचाई पर है, तो क्या बोलोगे? फिर जीरो जीरो। जीरो पर है, क्योंकि एक्स, ये पॉइंट ए जो है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, ग्राउंड पर ही है, तो यहाँ पर वाई क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी वाई क्या होगा, जीरो। जीरो। लेकिन जहाँ पे आप बोल रहे थे कि पॉइंट मीट नहीं, करेगा पहले वहाँ ये पे समझ तो लेते कुछ हैं, हाइट है ना, है। पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद वापस आता हूँ जगह से। ये समझ में आ गया कि पूरे एक्स एक्सिस को हम y = 0 क्यों बोलते हैं, ठीक है? यस सर। ये यस सर। क्लियर है? Good. अगर ये क्लियर है तो फिर हम दूसरी बात पे कर लेते हैं। ये है मेरा y एक्सिस और ये है मेरा x एक्सिस। y x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लिया, मतलब x एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसका मतलब क्या होता है कि y एक्सिस से वो लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में कितनी दूरी पर गया। जैसे मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पर ये 3 है, इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये 3 यूनिट्स गया है। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं y एक्सिस से लेफ्ट या राइट कितनी दूरी पर हूँ, इस पॉइंट पर 3 यूनिट्स। इस पॉइंट पर हूँ तो y एक्सिस के लेफ्ट या राइट में कितनी दूरी पर हूँ, 3 यूनिट्स। फिर जीरो। जीरो। यहाँ पर तुम y एक्सिस से लेफ्ट या राइट कहाँ हो, पॉइंट ए को देखो ना, ध्यान से पॉइंट ए को देखो, y एक्सिस के लेफ्ट या राइट में हो या y एक्सिस के ऊपर ही हो, समझ में आ रहा है? यस जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। सर। जब y एक्सिस पर ही हो तो y एक्सिस के लेफ्ट या राइट की बात ही नहीं होती, फिर तो वहीं पे खड़े हो। तो यहाँ पर x क्या होगा, जीरो। इसके लिए भी x क्या होगा, जीरो। जब इसके इधर आना स्टार्ट करोगे तो x की कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलने लगेगी। उसी तरह से जब इधर चलना स्टार्ट करोगे तो x की कुछ नेगेटिव वैल्यूज मिलने लगेंगी। लेकिन जब यहीं पर खड़े हो, आप यहाँ पर ही खड़े हो, तब तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है?